समझा रहे थे कि किस प्रकार से मुग़लों के टाइम पर धार्मिक कट्टरता एक लिबर्टी या लीनियंसी के रूप में स्थापित हो गई थी। यही समझा रहे थे ना कि किस प्रकार से। तो आप ये देखेंगे कि बाबर को धार्मिक निर्णय लेने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। जब हुमायूं आया तो उसको धार्मिक निर्णय उसके लीनियंट रहे, क्योंकि उसका संबंध नॉन मुस्लिम से बहुत रहा, जैसा कि कल बताया मैंने उनके बारे में। व्हेन अकबर वाज बॉर्न, तो बिकॉज ऑफ ही वाज टेकन केयर, जिस प्रकार से अकबर की परवरिश की गई, अकबर के जीवन पर भी अहिंसा धर्मनिरपेक्षता का बड़ा प्रभाव पड़ा। अकबर जब शासन में आया था तो उस समय 1556 था और वो 1605 तक रहा अकबर शासन में। मुग़लों में इसी के शासनकाल को बहुत अच्छा मानते हैं लोग, इसी ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। और इसके बाद जब इसका बेटा आया, क्या नाम था, जहांगीर, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। ये भी बहुत सॉफ्ट रहा और फाइनली जो शाहजहाँ था 1627 से लेकर के 1658 तक, उसके समय पर औरंगजेब आ गया था। शाहजहाँ वो आखिरी राजा था जिसने मुग़लों की उदारता का अनुसरण किया, मुग़लों की उदारता का अनुसरण किया। जब जहांगीर पावर में था तो जहांगीर तो बहुत उदार था। जहांगीर का जन्म काफ़ी मुश्किलों के बाद हुआ था, इसलिए जहांगीर बहुत लाड़ प्यार से पाला गया और काफ़ी समय के बाद पैदा हुआ, इसलिए उसको लोग बहुत इकलौता करके मानते थे। तो जहांगीर की जो परवरिश थी वो बहुत लेजीनेस के साथ हुई, बहुत सॉफ्टनेस के साथ हुई। तो उसको बचपन से ही अफ़ीम खाने की आदत लग गई, तो वो नशा बचपन से ही करता था। जहांगीर नशा करता था, चूँकि बहुत बड़े साम्राज्य का इकलौता वारिस था, उसे ये भी पता था कि मैं इतने बड़े साम्राज्य का राजा बनूंगा, और ये तय था कि कोई दूसरा था भी नहीं बनने वाला। तो उसके मन में ये था कि मुझे ज़्यादा प्रयास करना नहीं है। जहांगीर का जब विवाह हुआ तो जहांगीर का पहला विवाह हुआ था मानबाई से। मानबाई जोधाबाई की भतीजी ही थी, उससे विवाह हुआ और उससे एक बेटा भी पैदा हुआ उसको, और उस बेटे का नाम रखा गया खुसरो, जो बड़ा बेटा था। खुसरो थोड़ा बड़ा हुआ तो इसकी शराब की आदतों से दुखी होकर के इसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। मानबाई ने जब सुसाइड कर लिया तो खुसरो ये मानता था कि मेरी माँ की मृत्यु जहांगीर के कारण से हुई है, ये उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। जहांगीर का दूसरा विवाह हुआ जगत गोसाई से। जगत गोसाई भी राजपूत थी और उसे जोधबाई के नाम से जानते थे। उसकी माँ को जोधाबाई, उसको जोधबाई के नाम से जानते थे। आगरा में उसकी स्थान भी बना हुआ है। उससे पैदा हुआ खुर्रम पैदा हुआ। खुर्रम जहांगीर के जैसा ही था लगभग उद्दंड प्रवृत्ति का। खुसरो उसके बड़े भाई और उसके बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। खुसरो यही चाहता था कि इस पिताजी का जो साम्राज्य है वो पिताजी के हाथों में ना रह करके मैं बड़ा हूँ तो मुझे बहुत जल्दी मिल जाए, और जल्दी साम्राज्य लेने के लिए उन्होंने अपने ही पिताजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजा के खिलाफ विद्रोह करना बहुत बड़ी बात होती है, इतने बड़े राजा के खिलाफ तो कुछ मदद तो चाहिए। तो पहली मदद मिली उनको अपने मामा से, दूसरी मदद उनको मिली सिखों के गुरु से, जो थे उस समय अर्जुन देव, 5वें गुरु थे। इन दोनों ने उसकी मदद की और इन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह का मतलब है कि विद्रोह अंततः समाप्ति हो जाएगा। विद्रोह उन्होंने दबा दिया, चूँकि खुसरो तो उनका बेटा है, उसको तो माफ़ कर ही देंगे। लेकिन जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको कड़ी सज़ा दी गई और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई कि उनको फांसी दी जाएगी कि उन्होंने राजद्रोह किया है, राजद्रोह में शहजादे का साथ दिया है। खुसरो को जेल में डाल दिया गया, यानी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। खुसरो जेल में रहता था, हाउस अरेस्ट, लेकिन उसने एक दिन आग्रह किया कि मुझे अपने दादाजी की समाधि पर यानी कब्र पर जाना है, अकबर की कब्र पर, तो मुझे थोड़ा देर के लिए रिहा किया जाए। और रिहा किया गया। चूँकि हाउस अरेस्ट था, जेल में तो था नहीं, तो मुलाकात तो सभी लोगों से होती थी। उसने फिर विद्रोह कर दिया। जहांगीर उसके बार बार विद्रोह के कारण से बहुत दुखी हो गए और अंततः जहांगीर ने उसको जेल में डाल करके उसे सख्त जेल में डाल दिया कि जहां उसे हाउस अरेस्ट नहीं रखा गया। जब खुसरो को दक्कन के अभियान के लिए भेजा गया बीजापुर के लिए, तो वो अपने भाई को साथ ले गया और रास्ते में उसने उसे मार दिया बुरहानपुर के पास, अंधा करके उसकी हत्या कर दी गई। तो वो अंत हो गया। कुछ भी हो रहा हो उनके परिवार में, लेकिन ये तय है कि जहांगीर कट्टर मुस्लिम नहीं बन पाया कभी।
अपने साम्राज्य के लिए कुछ भी करता रहा। तो जहांगीर का समय तो गुजर गया। जहांगीर के समय से ही खजाना थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। कैसे कि जब बाबर और हुमायूं का समय रहा और उसके बाद अकबर का समय रहा, तो बाबर ने अकबर को 12 सूबे सौंप दिए थे। सूबे मतलब एक प्रांत जहाँ पर मुगलों का शासन चलता था। 12 सूबे सौंप दिए कि 12 सूबे के तुम मालिक हो, यानी 12 जगहों से तुमको टैक्स आएगा, 12 स्टेट तुम्हारे अंडर में है। अकबर ने अपनी योग्यता से उन 12 स्टेट को 15 स्टेट बना दिया और उसमें 3 स्टेट और जोड़ दिए। अकबर ने 3 स्टेट कौन कौन से जोड़े? अहमदनगर, बरार और खानदेश। खानदेश आज का बुरहानपुर और थोड़ा सा महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो टोटल सूबे कितने हो गए? 15 सूबे हो गए। जब जहांगीर का समय आया तो जहांगीर ने लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ी, लेकिन अपनी आदत के कारण से वो किसी को भी सूबा डिक्लेयर नहीं कर पाया। तब जब जहांगीर का बेटा आया खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, उसने 3 और सूबे उसमें ऐड कर दिए। एक था कश्मीर, एक था थट्टा और एक था उड़ीसा। तो मुगलों में सूबों की संख्या बढ़ करके 18 हो गई। ये 18 मेन सूबे थे। इसके बाद जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब इसी नक्शे पर चल रहा था, नक्शे कदम पर, और उसने ये कहा कि हमें मुगलों में सूबे और बढ़ाना है, क्योंकि मुगल जो साम्राज्य है वो इधर तक तो खूब फैला हुआ है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, दक्कन में क्यों नहीं है, इसको दक्कन में भी ले जाना है। और औरंगजेब दक्कन में ले जाने के लिए दक्कन का सूबेदार बना और उसने कहा कि दक्कन के नीचे तक मुगलों को ले जाएंगे और उसके लिए सेना चाहिए, और सेना को खिलाने पिलाने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तो महाराज रिलीज़ करेंगे, यानी कि बादशाह रिलीज़ करेंगे, और बादशाह उसके पिताजी हैं जिनका नाम है शाहजहां। शाहजहां ये सब रिलीज़ करते, उससे पहले ही आप देख पाएंगे कि उन्होंने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए थे शाहजहां ने। एक था लाल किला और एक था ताजमहल। दोनों ही प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगा, ठीक। दोनों ही बड़े विश्व स्तर के प्रोजेक्ट उन्होंने चलाए थे और अधिकांश मुगलों का खजाना उन्होंने उस पर बर्बाद कर दिया। ताजमहल को बनने में लगभग 21 साल लगे। 1631 में बनना शुरू हुआ और 1653 में आकर उसका इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ। लाल किला 1639 में उसका इनॉग्रेशन हुआ, 1615 में उसको बनना शुरू हुआ था लाल किला। तो शाहजहां ने इसमें बहुत सारा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया और सूबेदारों को पैसा देना कम शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि औरंगजेब को चिढ़ लगी कि भाई साम्राज्य को बढ़ाना बड़ा काम होता है, किसी बिल्डिंग को बनाना बड़ा काम नहीं है। ऊपर से वो इस बात से बहुत चिढ़ता था कि ये बिल्डिंग केवल एक औरत के मरने के कारण से बनाई जा रही है। ताजमहल, क्या नाम था जिसके लिए ताजमहल बनाया गया? नहीं, उसका नाम क्या था? ये तो टाइटल है उसका, नाम क्या था उसका? उसका नाम नहीं पता? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। कौन थी अर्जुमंद बानो बेगम? शाहजहां की बीवी। हाँ, वो एक ही बात है। अच्छा, हाँ बेटा, उर्दू वर्ड तो ठीक है लेकिन अर्थ तो वही निकलेगा ना। अब जहांगीर के बारे में आपने सुना कि जहांगीर ने पहले मानबाई से विवाह किया, फिर जगत गोसाई से विवाह किया। जहांगीर ने एक और विवाह किया था, किससे? 1611 में उसने एक और विवाह किया था, जिनको नूर जहां कहते थे। मेहरू निसा से उसने शादी की थी। मेहरू निसा एक्चुअली में एक ईरानी कमांडर थे, अली कुली, उनकी वाइफ थी अली कुली की। अली कुली की डेथ हो गई थी काबुल अभियान में। अली कुली की डेथ होगी काबुल अभियान में, तो उसको सेना में से जहांगीर ने कहा कि तुम मेरे दरबार में रहो, और उसकी पूरी फैमिली को अपने दरबार में संरक्षण दे दिया। तो उसमें वो भी आ गई, अली कुली की विधवा जिसको मेहरू निसा कहते थे, वो भी आ गई, और उसका भाई भी आ गया जिसका नाम था आसफ खान। उसके पिता भी आ गए, क्या नाम था पिता का? गियास बेग, गियास बेग। और उसकी माँ भी आ गई जिसका नाम था असमत बेगम। ये सब उसने अपने यहाँ शरण दे दी। एक दिन जब नौरोज का फेस्टिवल हुआ, उस फेस्टिवल पर उसकी पहली मुलाकात, पहली बार उस रूबरू हुआ मेहरू निसा से। उसने मेहरू निसा को देखा जहांगीर ने, तो बहुत सुंदर थी, और उसने इमीडिएटली डिसाइड किया कि मैं उससे विवाह कर लेता हूँ। और जैसे ही उसने मेहरू निसा से विवाह किया और उसका नाम बदल के उसने उसको एक टाइटल दिया, नूर जहाँ, है ना। नूर मतलब होता है रोशनी, पूरे जहाँ की रोशनी, बहुत सुंदर रही होगी, तो उसने उसको नूर जहाँ का टाइटल दे दिया। नूर जहाँ चूँकि उसके दरबार में रहती थी, उसकी दासी की तरह रहती थी, वो शादी के लिए मना भी नहीं कर पाई। वो जहांगीर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, फिर भी मना नहीं कर पाई। इसलिए विवाह के बाद उसने योजना बनाई कि कैसे भी करके मुझे इस अपने पति और राजा के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, और विद्रोह करने के लिए उसने अपने वफादार लोगों का एक गुट बनाया।
उसे नूरजहाँ स्क्वायर या नूरजहाँ गुट के नाम से जानते हैं हम लोग। जो जहांगीर मेहरुन्निसा के पिताजी थे गियास बेग, उनको जहांगीर ने अपने दरबार में एक अच्छी पोजीशन ऑफर की। 500 का जो उनके जहाँ जो चलती थी ना मनसबदारी, उसमें 500 के मनसबदार के लिए उन्होंने ऑफ़र किया और उसको एक टाइटल दिया एतमा उद्दौला, उसको एतमा उद्दौला की टाइटल दिया। नूरजहाँ ने अपने पिताजी के साथ, भाई के साथ और उस खुसरो के साथ मिलकर के एक विद्रोह कर दिया और कहा कि हम ये गद्दी हथियाएंगे, राजा किसी काम का नहीं है। नूरजहाँ ने ये बाद में विरोध किया, इसीलिए उसको नूरजहाँ गुट के नाम से जानते हैं। उसने दरबार में राजा का विरोध किया। नूरजहाँ की जो माँ थी अशमत बेगम, उसने उसी समय गुलाब से इत्र निकालने की विधि को ईजाद किया था। उसने उसको खोजा था कि गुलाब से इत्र कैसे बनाते हैं, ये विधि भी उसने खोजी। जब गियास बेग की डेथ हो गई तो नूरजहाँ ने अपने पिता के लिए आगरा में यमुना नदी के किनारे एक भव्य मकबरा बनवाया। वो बिल्कुल ताजमहल जैसा दिखता है, उसे बेबी ताज भी कहते हैं, बेबी ताज भी कहा जाता है और उसे आज भी एतमा उद्दौला के मकबरे के नाम से जानते हैं। जब आगरा जाएंगे आप तो लाल किले से थोड़ा आगे यमुना नदी को पार करेंगे तो वहाँ बाबर का आराम बाग बना हुआ है। आराम बाग के ठीक बगल में बना हुआ है एतमा उद्दौला का मकबरा और उसके पीछे बना है चीनी का रोजा, वो भी मुगल काल का ही है, शाहजहाँ के समय का। तो कुल मिला के ये है कि वो उसका भाई है आसफ खां, पिता की डेथ हो गई। आसफ खां की जो शादी हुई वो दुर्रानी बेगम से हुई और आसफ खां दुर्रानी बेगम की बेटी पैदा हुई जिसका नाम था आरजुमंद बानो बेगम, जिसे हम मुमताज़ के नाम से जानते हैं। उसी मुमताज़ के लिए बन रहा था ताजमहल। ताजमहल बनना कहाँ शुरू हुआ था? बुरहानपुर में, एमपी के बुरहानपुर में। फिर यहाँ क्यों नहीं बन पाया? उसकी डेथ तो बुरहानपुर में ही हुई थी मुमताज़ की। नहीं, उसकी इच्छा तो ये थी कि बिल्डिंग बनेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ बनेगी। उसकी इच्छा थी कि मेरे लिए भव्य बिल्डिंग बनेगी। और मुमताज़ का जीवन क्या रहा होगा, जिसने अपने 22 साल के करियर में 14 बच्चे पैदा किए, है ना 14 बच्चे पैदा किए। हाँ, प्रतिछाया नहीं। उसमें एक समस्या ये थी कि ताजमहल बनना यहीं शुरू हुआ था। ईरान से बुलाए गए थे कारीगर उसको अंजाम देने के लिए, लाहौरी साहब और ईसा खान साहब वहाँ से बुलाए गए। लाहौरी ईसा खान ने यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार किया। लेकिन आप जाएंगे कि 16वीं 17वीं शताब्दी में उस समय रोड तो इतनी डेवलप थी नहीं। ताजमहल बनना सफ़ेद मार्बल का है और बुरहानपुर में बनना है, बुरहानपुर में मार्बल होती नहीं है। मार्बल आएगी कोटा से, राजस्थान से। और राजस्थान से जब हाथी और घोड़ों पे लाद करके बड़े बड़े मार्बल के स्लाइड्स लाए जाते थे तो वो यहाँ तक आते आते टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। 80% से भी ज़्यादा, 70% के आसपास तो टूट जाती थी मार्बल। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ताजमहल को बनने में 60 से 70 साल लगेंगे। तो फिर शाहजहाँ ने कहा फिर तो हम ही नहीं देख पाएंगे उसको, तो क्यों बनवाएं उसको। तो दूसरी जगह तलाश की गई कि कहीं और बनाया जाए। अब उसको कोई ज़मीन तो खरीदनी नहीं है, हिंदुस्तान पूरा उसकी प्रॉपर्टी है। तो उसने कहा कहाँ देखा जाए, तो आगरा में यमुना नदी के किनारे समतल मैदान मिला, ठीक, कि यहाँ बनेगा। और जैसे ही वहाँ काम शुरू हुआ तो यमुना नदी बहुत उथली जगह पर बहती है, खेतों में बहती है। तो जैसे ही बरसात आती थी तो पानी खेतों में वहाँ तक भर जाता, वहाँ पर काम चलता रहता, वहाँ तक नदी का बहाव है, तो काम रुक जाता था। तो आगरा में उसी नदी के किनारे उन जगहों पर 100 बड़े बड़े कुएँ खोदे गए ताकि वो पानी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें। और फिर उसने एक टेक्निक निकाली जिसको कहते हैं ग्रेसियस टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्शन, और उसमें उन्होंने सीडार की लकड़ी लगाई। लकड़ी का अंदर एक मचान बनाया, उसमें जितना पानी सोखती है लकड़ी उतनी ठोस हो जाती है, उतनी मजबूत हो जाती है। मुमताज़ बेचारी वहाँ दफनाई गई बुरहानपुर में, उसकी कब्र के साथ कितना बुरा हुआ। वहाँ दफनाई गई, 2 साल बाद वहाँ से खोद के लाए उसको, यहाँ आगरा लाए खोद के। आगरा में भी अभी ताजमहल बना नहीं है, तो क्या करें, कहाँ रख दें इसको। फिर आप अगर ताजमहल देखने जाएंगे तो ऐसे सामने से खड़े हैं उसके, तो सामने ताजमहल दिखेगा, एक बिल्डिंग राइट में दिखेगी, एक लेफ्ट में दिखेगी। तो जो राइट वाली बिल्डिंग है वो वहाँ के आर्किटेक्ट के रहने के लिए भवन है, वो उसमें रहते थे कारीगर लोग। और जो लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग है वो मुमताज़ की कब्र बनाई गई, उसमें उसकी कब्र को दफनाया गया, उसमें फिर दफना दिया। 4 साल के लिए वहाँ दफनाए रहे उसको। फिर जब चबूतरा बन के तैयार हो गया प्लेटफॉर्म, फिर वहाँ से खोद के फिर वहाँ ले गए निकाल के ठीक, खोद के फिर वहाँ ले गए, तो फिर वहाँ उसको दफनाया गया। तब जा करके वो ताजमहल बन करके तैयार हुआ। फिर उसमें लोग कहते भी उसके हाथ काट दिए ताजमहल बनाने वालों के, किसी के हाथ वाथ नहीं काटे गए, है ना। ये सब गलत कहानियाँ हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसको बनाने में इतना पैसा लगा, इतना समय लगा कि बहुत लोगों ने, अगर 30 साल का 40 साल का व्यक्ति अगर 20 साल काम करेगा, 25 साल काम करेगा, तो क्या उसकी उम्र काम करने लायक बचेगी। फिर कई लोगों ने तो जीवन के 15 साल केवल छोटे छोटे जो जेम्स आते हैं उनको घिसा है पत्थरों पर। उनकी उंगलियां इतनी घिस गई ये सब करते करते 15-20 सालों में कि वो किसी काम को करने लायक बचे ही नहीं। पहला तो ये।
दूसरा कि शाहजहां ने कारीगरों को इतना पैसा दिया था कि उन्हें जीवन में काम करने की जरूरत कभी पड़ी भी नहीं। तो दोनों ही तरह से उनके हाथ कट गए कि ना तो वो काम कर सकते थे, ना उसने काम करने दिया, लेकिन हाथ किसी के नहीं काटे गए। ये सही कहानी नहीं है। और ये ताजमहल बन के तैयार हो गया। शाहजहां के ताजमहल में इतना पैसा लगा, लेकिन औरंगजेब उसको पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन शाहजहां बहुत खुश है कि उसका जो बड़ा बेटा है शहसुजा, बहुत पढ़ा लिखा है। उसने तो शहसुजा नहीं, दारा शिकोह बहुत पढ़ा लिखा है। दारा शिकोह ने तो लगभग 51 उपनिषदों का अनुवाद कर दिया था फारसी में। और क्या नाम रखा था उसका? सिर-ए-अकबर के नाम से 51 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कर दिया उसने। इतना पढ़ा लिखा था, फारसी का ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था, बहुत कुछ पढ़ा है उसने। और हमेशा उसका अधिकांश समय तो लाइब्रेरी में गुजरता था, दरबार में। और उसके विपरीत औरंगजेब का कहाँ गुजरता था? युद्ध के मैदान में, ट्रेनिंग में, उसका वहाँ गुजरता था। तो दोनों ही जमीन आसमान का अंतर है। उम्र में भी अंतर है, व्यवहार में भी अंतर है, सब में अंतर है। और एक अपने पिता को बहुत पसंद करता है, दारा शिकोह, औरंगजेब बिल्कुल पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि पिताजी साम्राज्य का विस्तार नहीं कर रहे हैं, पूरा पैसा उन्होंने इसमें बर्बाद कर दिया। इसके पीछे की एक कहानी ये भी है, कहानी नहीं, ये सत्य है कि औरंगजेब को दिल्ली में पढ़ाया गया था और बाकी उसके भाई कहाँ पढ़े थे? आगरा में। आगरा में बड़ा स्कूल चलाते थे शेख मुबारक साहब। अब तो उनकी डेथ हो चुकी थी। शेख मुबारक को आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अबुल फजल को जानते होंगे, फैजी को जानते होंगे। इन दोनों के पिताजी थे शेख मुबारक। हाँ, इन दोनों के पिताजी थे शेख मुबारक। तो उन्हीं की जो चलता था मदरसा, उसमें ये लोग पढ़ते थे और अच्छी शिक्षा दी जाती थी उसमें। धर्म को बहुत सॉफ्टनेस की शिक्षाएं दी जाती थी। और अंततः हुआ क्या कि जब ये लोग वहाँ पढ़ते थे तो बहुत सॉफ्ट डेवलप हुए, लीनियंट डेवलप हुए। औरंगजेब दिल्ली के आसपास पढ़ा लिखा और उसको बचपन से ही रेडिकल कट्टर बनाने की कोशिश की गई। ये सब कहानी 1657 तक चलती रही। 1657 में एक ग्राफ बना और किसी ने एक रीमर उड़ाया कि शाहजहां बहुत बीमार हो गए, और शाहजहां बहुत बीमार हो गए हैं तो उनको अब ठीक होना असंभव सा लग रहा है शाहजहां का। ऐसी स्थिति में मुग़लों में एक कमी थी। मुग़लों ने कभी भी सक्सेशन का लॉ नहीं बनाया कि राजा के बाद राजा कौन बनेगा। ये मुग़लों ने कभी भी लॉ नहीं बनाया। ठीक है, तो क्या किया जाए? तो जो जैसा बनता लगता था, जिस समय जो उचित है वही राजा बन जाता था, या आपस में लड़के फैसला कर लेते थे कि कौन राजा बनेगा। वैसे तो राजा ही घोषणा करता था कि मेरे बाद कौन बनेगा, उसको बना देते थे। शाहजहां के टाइम पर यह था कि दक्कन में औरंगजेब, गुजरात में मुराद और बंगाल में शहसुजा, पंजाब में दारा शिकोह, ये चारों बेटे उसके अलग अलग सूबे के सूबेदार बनाए गए। इन सबको देखते थे वो। जैसे ही ये पता लगा कि पिताजी बीमार हैं, अब उनकी शायद है वो ठीक हो पाएँ, तो इन सब में र्यूमर उड़ा कि अब तो वो जाएंगे तो सक्सेसर कौन बनेगा। तो सबसे पहले इसने डिक्लेयर किया कि मैं सक्सेसर हूँ, क्योंकि शाहजहां भी यही चाहता था कि मैं ही राजा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी यही चाहते, तो मेरे उसके बाद बादशाह मैं ही बनूंगा। जब इसने घोषणा की तो चूंकि ये कट्टर था, ये चाहता था कि अगर ये बन गया तो बहुत दिक्कत होगी, मामला और सॉफ्ट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही सॉफ्ट है, लड़ाई लड़ना जानता ही नहीं है। तो इसने कहा अपने भाई से, मुराद से कि तुम भी घोषणा करो कि मैं बादशाह हूँ। मुरीद ने गुजरात में घोषणा की कि मैं बादशाह हूँ। इसने घोषणा करी पंजाब में कि मैं बादशाह हूँ, और शहसुजा ने बंगाल में घोषणा करी कि मैं हूँ इसके बाद बादशाह। औरंगजेब ने भी करी दी कि जब सब हैं तो मैं भी बादशाह ही हूँ। तो शाहजहां ने कहा कि मैं कौन हूँ फिर, अभी तो मैं जिंदा हूँ, मैं मर जाऊँ उसके बाद ही तो बादशाह बनेंगे। लेकिन वो सब अपने अपने बादशाह बनने में लगे हुए हैं। अब 4 बादशाह कहेंगे तो फैसला कैसे होगा? युद्ध के द्वारा। दारा शिकोह अपने विरोधी को शांत करने के लिए सबसे पहले अपने भाई से लड़ने के लिए पहुंचा शहसुजा से 24 फरवरी को 1658 में उत्तर प्रदेश के बनारस के पास बहादुरपुर में पहली लड़ाई होती है। और उस लड़ाई में दारा शिकोह जीत जाता है, उसका भाई शहसुजा हार जाता है, और वो हार करके बंगाल की ओर लौट जाता है। और दारा शिकोह को लगता है, दारा शिकोह का बेटा भी था उस समय, जिसका नाम था सुलेमान शिकोह, और वो दोनों ही लड़े थे। उनको लगा कि अब हमने उत्तराधिकार की लड़ाई जीत ली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब को खबर मिली और मुरीद को खबर मिली कि शहसुजा की सेना को बड़े भाई ने हरा दिया है, तो ये समझ गए कि अकेला लड़ना मूर्खता होगी। अब इन दोनों ने टाई किया कि अब दोनों मिलकर लड़ेंगे, ऐसे नहीं लड़ेंगे। इन दोनों ने मिलकर के एक साथ यहाँ पहुँचे 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल 1658 को उज्जैन के पास एक जगह है धर्मत, वहाँ पहुँचे।
और वहाँ युद्ध हुआ। चूँकि ये दोनों थे और दारा शिकोह की सेना अकेली थी, इन दोनों की सेना थी। दारा शिकोह खुद इतना अच्छा कमांडर है नहीं, दारा शिकोह इसमें हार गया और उसका बेटा सुलेमान शिकोह भी इस युद्ध में हार गए। तो इनको उज्जैन तक अधिकार तो मिल गया। दारा शिकोह यहाँ से भाग गया। दारा शिकोह ने जाकर के आगरा में क्या, ये 24 फरवरी 58 इसी साल में हो रहे हैं सर। हाँ 15 अप्रैल 58। उस फरवरी पहले होगा, अप्रैल बाद में आएगा। हाँ वो फरवरी है जी, अप्रैल है, 7 नहीं है वो, फरवरी बोला था मैं, 7 कहाँ से होगा। तो वो फरवरी में हुआ जी, अप्रैल में हुआ। तो जैसे यहाँ पर पहुँचे तो धर्मत तक इनका कब्जा हुआ और दारा शिकोह भाग करके आगरा के किले में चला गया और आगरा के किले को उसने सुरक्षा प्रदान की। अब ये दोनों आगे बढ़ते, उससे पहले औरंगजेब ने अपने भाई से कहा कि तुम ग्वालियर जाओ और ग्वालियर के राजा से कुछ सेनाएं लेके आओ विक्रम से, क्योंकि अपन को सेनाओं की जरूरत पड़ेगी। दारा शिकोह भी सेना इकट्ठी कर रहा है। चूँकि ये औरंगजेब की एक चाल थी, जैसे उसका भाई मुराद ग्वालियर पहुंचा, वहाँ ग्वालियर में उसे अरेस्ट कर लिया गया। औरंगजेब ने ये सब पहले से तय कर रखा था और वहीं उसकी डेथ हुई थी जेल में, मुराद की। वो तो बेचारा मैदान में भी नहीं आ पाया उसके बाद। इधर मुराद की सेनाओं को अपने साथ लेकर के औरंगजेब पहुंच गया और आगे। अब ये पहुंचा 29 मई 1658 को ही। आगरा से 14 किलोमीटर दूर एक जगह है सामूगढ़, और सामूगढ़ में आमना सामना हुआ दारा शिकोह की सेनाएं और औरंगजेब अकेला कमांडर, उसके साथ मुरीद की सेना है। मुरीद चूंकि जेल में वहाँ, उसकी भी सेनाएं हैं और दोनों लड़ रहे हैं। दारा शिकोह अच्छी स्थिति में है, उसका बेटा बहुत अच्छा लड़ रहा है सुलेमान शिकोह, और किले के आसपास लड़ाई हो रही है 7-8 किलोमीटर दूर। अच्छी स्थिति में है कि अचानक उसको ऐसा डर लगा दारा शिकोह को कि कहीं औरंगजेब की सेना किले के अंदर प्रवेश ना कर जाए, किले पर कब्जा ना कर लें। तो वो हाथी से कूद करके, हाथी से उतर करके घोड़े पर बैठा। ही डिसाइडेड टू माउंट ऑन हॉर्स इन स्पाइट ऑफ एलिफेंट, क्योंकि हाथी तो धीरे धीरे जाएगा, घोड़े पे बैठ के जाऊंगा तो महल में जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं। तो वो किले को सुरक्षा देने के लिए हाथी से उतर के घोड़े पे बैठा, और घोड़े पे बैठा, सेना लड़ रही है। सेना तब तक लड़ती है जब तक उनको राजा दिखता है। दारा शिकोह की सेना ने देखा कि राजा गायब, हाथी पे तो खाली है। उनको लगा कि दारा शिकोह मर गया। जीती हुई सेना ने हथियार डाल दिए एक और वो अकेला घोड़े पर बैठ करके उधर गया। औरंगजेब को यह सब पता था कि वो घोड़े से उतर के, हाथी से उतर के घोड़े पे बैठ के भागा किले की तरफ। औरंगजेब की सेना तो लड़ी नहीं थी। औरंगजेब ने उसको इंडिविजुअली जाते हुए अपनी एक टुकड़ी के साथ किले के पास घेर लिया। अब औरंगजेब अकेला, दारा शिकोह अकेला है। सेना के मामले में देखा जाए दारा शिकोह की सेना बड़ी है, औरंगजेब उससे जीत पाने में बहुत मुश्किल होती। लेकिन अगर अकेले दोनों आमने सामने आ जाएंगे तो फिर दारा शिकोह को जीतना असंभव है। इसलिए दारा शिकोह को जब दारा शिकोह ने सामने देखा औरंगजेब को, तो वो वहाँ से किले के दरवाजे से हट गया और चला गया। उसे पता ये मार देगा, और किले में एंट्री होती है इस प्रकार औरंगजेब की। मैंने बताया था किले में एंट्री होती है। उसके पिताजी थे, उसने कहा पिताजी आपने बहुत कुछ कर दिया, अब ये गद्दी हम संभालेंगे। उसने कहा अभी हम जिंदा हैं, माने कि जिंदा ही रहोगे, अब हम तुमको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, जिंदा बने रहोगे। और काफ़ी कुछ कहा सुनी हुई, और उसने कहा कि इनको ले जाओ हाउस अरेस्ट रख दो। उनको हाउस अरेस्ट रख दिया गया, हाउस अरेस्ट में बने रहे। लेकिन देखिए शाहजहाँ कभी से कम नहीं है। जब उसको पकड़ के ले जा रहे हैं और वो कहते हैं कि कहाँ ले जा रहे हैं, कि तुमको हाउस अरेस्ट करने के लिए, तो अपने बेटे से कहता है कि मुझे कैद भी करना तो ऐसी जगह करना कि मेरा ताजमहल दिखना चाहिए, है ना। तो आगरा के किले में एक जगह है मुसम्मन बुर्ज, उस मुसम्मन बुर्ज में उसको हाउस अरेस्ट करके रखा गया। और मुसम्मन बुर्ज मतलब कोई सलाखें नहीं है, बहुत शानदार मार्बल का काम है उसमें, ऐसा नहीं है। और उसको कहा था कि बार बार नमाज़ पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। उसके नमाज़ पढ़ने के लिए वहीं एक मस्जिद भी बनाई गई जिसको नगीना मस्जिद कहते हैं, वहाँ वो रहता था। और उस पर बैठ करके बाहर बालकनी में बैठ करके अपना ताजमहल देखता रहता था सामने। जब उसकी नज़रें कमज़ोर हो गई तो उसने कहा एक लेंस ला दो, दिखता नहीं। तो लेंस ले आए उसके लिए, तो फिर उसमें देखता रहा और देखते देखते वहीं बैठ के मर गया एक दिन। 1667 में उसकी डेथ हो गई। खैर डेथ तो बाद में हो गई, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और आगरा के किले पर किसका कब्जा हुआ? औरंगजेब का। आगरा के किला राजधानी है, तो अगर राजधानी पर कब्जा हुआ इसका मतलब बादशाह कौन हो गया? औरंगजेब। नाम हुआ आलमगीर। आलमगीर बादशाह बन गया, लेकिन अभी उसका भाई जिंदा है, जिंदा है। अब उस भाई के लिए भाई ने फिर से अपनी सेनाओं का आक्रमण किया, और 8 जून को, ये 1659 में हुआ है, लगभग 1 साल के बाद 8 जून 59 को उनका एक और युद्ध हुआ है उत्तर प्रदेश में एक जगह खजुआ। वहाँ पर दारा शिकोह फिर से कोशिश करता है, और इस बार भी दारा शिकोह हार जाता है। दारा शिकोह भाग जाता है। दारा शिकोह भाग गया
औरंगजेब तब तक बहुत ताकतवर हो चुका है, खजाना उसको मिल चुका है, मालिक बन चुका है, सेनाएं बड़ी हो चुकी हैं। अब दारा शिकोह भाग गया तो उसने अपनी सेना भेज करके सैयद जो उसका एक भाई जिंदा था बंगाल में, उसको मरवाया उसने, फिर वो मर गया। वो मर गया है 1659, उसकी भी डेथ हो गई। और यही 1659 के 14 और 15 अप्रैल को आखिरी लड़ाई लड़ी गई इस बैटल ऑफ सक्सेशन की। 14 अप्रैल को शुरू हुई, 15 अप्रैल को समाप्त हो गई देवराई घाटी में। और इस लड़ाई में दारा शिकोह पकड़ा गया, सुलेमान शिकोह पकड़ा गया, सुलेमान को हाथियों से कुचलवाया गया, दारा शिकोह की हत्या करवाई गई। किसने? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने अपने इन दो भाई को, भतीजे को, सैयद को, मुरीद को ग्वालियर में मरवाया। अब वो इकलौता राजा है किसका? मुगल एम्पायर। और यहाँ से शुरू होती है कहानी औरंगजेब के शासन की, कि औरंगजेब ने भारत में किस किस प्रकार से अपना शासन प्राप्त हुआ, तब जाकर के वो हिंदुस्तान का बादशाह अपने आप को मानता था। ये सब उसने करते करते 1660 तक हो गया है। 1666 में आकर के उसके फादर की डेथ हो गई। लेकिन जब 1606 आया और औरंगजेब उत्तर में बहुत खुश था कि उत्तर में मेरा साम्राज्य है, बस उसे दुख ये था कि दक्कन में क्यों नहीं है। दक्कन में, दिल्ली में मुगलों का एक सबसे कठिन और बहुत ताकतवर जगह थी दिल्ली, और अगर और ऊपर जाएंगे तो मुगलों के पास था काबुल। ये दो ऐसे पिलर थे जो पूरे उत्तर भारत पर कब्जा उनका जमाए हुए थे। दक्कन में उनके पास कोई बड़ी राजधानी या केंद्र नहीं है। दक्कन में उनको एक जगह चाहिए थी, और वो जगह थी महाराष्ट्र के पूना के पास। महाराष्ट्र के पूना के पास एक जगह थी जिसे कहते थे कोंढाणा। वो चाहते थे कि कोंढाणा हमको मिले तब मज़ा आए कुछ। और ये कोंढाणा जीतने के लिए दक्कन में बीजापुर को हराना पड़ेगा। बीजापुर याद आ रहा है कुछ? जब बहमनी टूटा था उसमें से एक बीजापुर बना था। बीजापुर में औरंगजेब को घुसना पड़ेगा। बीजापुर में उस समय आदिल शाह है। आदिल शाह बहुत अच्छा शासक नहीं है, और उसी के दरबार में नौकरी करते हैं शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले कौन है? शिवाजी के फादर हैं। वो शिवाजी वहाँ नहीं रहते हैं दरबार में, शिवाजी अपनी माँ के साथ पुणे में रहते हैं। उनकी माँ कौन है? जीजाबाई। माँ किस वंश से आती हैं? याद आ रहा है? देवगिरी के यादव वंश से आती हैं, बताया था मैंने। इसलिए उनके अंदर राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, और उन्होंने ही बच्चे को बड़ा किया है। उनके फादर अपनी दूसरी बीबी के साथ बीजापुर में रहते हैं, वो वहाँ रहते हैं। लेकिन उनके फादर ही सामंत हैं, वही टैक्स कलेक्ट करने आते हैं। तो जब वो टैक्स कलेक्ट करने आते थे पूना में, तो जबरन टैक्स कलेक्ट करके ले जाते थे उनके सिपाही। तो जो शिवाजी जिन बच्चों के साथ खेलते थे, वो कहते थे कि सब तुम्हारे पिताजी के कारण हो रहा है। तो शिवाजी अपनी माँ से पूछते थे, ऐसा क्यों पिताजी, ये बच्चे मेरे को क्यों कोसते हैं मेरे दोस्त, कि तुम्हारे पिताजी हमसे टैक्स कलेक्ट करके करवाते हैं ज़बरदस्ती। तो उसने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी का शासन नहीं है, ये बीजापुर का शासन है, बीजापुर के राजाओं के द्वारा काम करवाया जाता है। तो उनकी अपन इस व्यवस्था को कब ठीक कर सकते हैं? तो उनकी माँ कहती थी ये तब ठीक हो सकते हैं जब हमारा खुद का शासन हो, और खुद के शासन को कहते हैं स्वराज। उनकी बेटा जब स्वराज्य आएगा तो हम ये सारी व्यवस्थाएं बदलेंगे। तो शिवाजी के अंदर स्वराज तो बचपन से ही भरा गया था कि हमको अपना स्वराज्य बनाना है। और इसी स्वराज्य की प्राप्ति के लिए शिवाजी थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने अपने ही दोस्तों की एक गैंग बनाई। चूँकि पूना बहुत पहाड़ी एरिया है, उस पहाड़ी एरिया में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में बहुत स्फूर्ति होती है, वहाँ हर कोई नहीं लड़ सकता है। शिवाजी अपनी छोटी सी सेना के साथ कभी भी किसी भी सेना की टुकड़ी पर अटैक करते थे, और वो अटैक करते थे छापामार या गोरिल्ला से। गोरिल्ला का मतलब होता है अटैक करो और भाग जाओ, अटैक करो और भाग जाओ। आमने सामने नहीं लड़ सकते, जैसे आतंकवादी करते हैं, नक्सलवादी करते हैं, जो गोरिल्ला अटैक करते हैं। आमने सामने कभी थोड़ी लड़ते हैं आतंकवादी के, आ जाओ मैदान में लड़ेंगे अपन, कभी नहीं लड़ सकते। किसी देश की आर्मी से आप लड़ ही नहीं सकते सिमेट्रिकल वॉर में, तो असिमेट्रिकल लड़ाइयाँ लड़ते हैं जी। तो ऐसा ही शिवाजी करते थे, और छोटे छोटे लोगों को खजाने लूटने लगे। उन्होंने छोटी छोटी चौकियों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, छोटी चौकी पर जीत लिया और शिवाजी उसके राजा हो गए। ये खबर धीरे धीरे करके जब उन्होंने 15 से 20 छोटे छोटे किलों को जीता तो बीजापुर तक गई। बीजापुर के राजा ने कहा ये कौन है शिवाजी? उन्होंने कहा एक पहाड़ी चूहा है जो पहाड़ों में ज़्यादा छुप जाते हैं अपने बच्चों के साथ, और अपने इन्हीं के हैं, शाहजी भोंसले की संतान है, उन्हीं जो अपने दरबार में है। तो उसने कहा कि आप अपने बेटे से बात करो। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो अपनी माँ के हिसाब से चलता है, और मैं उसको कभी कुछ नहीं कहूँगा रोकने के लिए, आपको जो करना है सो करो। उनके पिताजी को अरेस्ट करने के लिए चला गया, उनको अरेस्ट कर लेंगे। शिवाजी भी ये जानते थे कि बिना इसके हम लोग सुधर नहीं पाएंगे और व्यवस्थाओं को सुधार नहीं पाएंगे। अंततः बीजापुर के शासक ने फिर अपने एक वफादार को भेजा, अपने साले को भेजा, जिसका नाम था अफजल खान। अफजल खान को भेजा शिवाजी को पकड़ने के लिए। अफजल खान बहुत बड़ी फिजिक का व्यक्ति है, लगभग 6.5 फीट का व्यक्ति है, और शिवाजी 5 फुट 3 इंच के। शिवाजी की हाइट, हिटलर की हाइट, शास्त्री जी की हाइट,
सचिन तेंदुलकर की हाइट ऑलमोस्ट सेम है ना, अकबर की हाइट ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब ये है कि कम हाइट के व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्तित्व बनते हैं, है ना, यही है। ऐसा नहीं है, कोइंसिडेंटली सबकी हाइट एक जैसी थी। तो शिवाजी बहुत छोटे से थे लेकिन बुद्धिमान थे, और जैसे ही अफजल के साथ उनकी मीटिंग हुई, बहुत बड़ी कहानी है, मैं इन शॉर्ट कर देता हूँ, और उनका मिलना तय हुआ एक जगह पर करीज के पास। जब ये दोनों मिले तो अफजल खान ने शिवाजी को जकड़ करके गला दबाने की कोशिश की। शिवाजी अपने हाथ में बखनखा पहने हुए थे, पंजा जिसको कहते हैं, बखनखा पहने थे। उन्होंने उससे उनके हार्ट पर हमला कर दिया, वो घायल हो गया। उसने अपने सैनिक छुपा रखे थे कुछ खेतों में, वो सैनिक दौड़ के आए और शिवाजी के ऊपर हमला किया। शिवाजी अपनी खोपड़ी पर एक लोहे का टोपा पहने थे, तो कुछ हुआ नहीं, और अंततः अफजल खान को मार दिया गया। अफजल वो वेट कर रहा था बीजापुर का राजा कि शिवाजी आते ही होंगे, घायल अवस्था में या मरी हुई अवस्था में, लेकिन वहाँ पहुँचा कौन? अफजल खान मरी हुई अवस्था में। अब और कलेश हो गया उसके घर में, उसकी पत्नी और चिल्ला रही है उसके ऊपर, मेरे भाई को काहे भेज दिया तुमने वहाँ ये करने के लिए। अब ये जैसे ही मामला बड़ा जमा तो औरंगजेब ने ये कहा बीजापुर के शासकों से, क्योंकि बीजापुर को औरंगजेब ने अपना सूबा डिक्लेयर कर दिया इसी दौरान कि भाई बीजापुर आज से मुगलों का सूबा है। एक और सूबा डिक्लेयर किया था गोलकुंडा, तो मुगलों के पास 18 पहले से थे, औरंगजेब ने 2 डिक्लेयर कर दिए, 20 हो गए, 20 बड़े बड़े सूबे हो गए। छोटे छोटे मिलाएंगे तो लगभग 22 सूबे हो गए थे, लेकिन टोटल बड़े 20 ही सूबे थे। अब जैसे ही उन्होंने घोषणा कर दी कि बीजापुर हमारा स्टेट हो गया है, तो अब देखिए शिवाजी के पिताजी तो केवल सामंत हैं, उनके राजा तो बीजापुर के शासक हैं, और बीजापुर के राजा खुद अब औरंगजेब के राजबो हो गए, अधीन उसके अंडर में आ गए ना। तो औरंगजेब कितना बड़ा राजा रहा होगा, उसके बाद 10 लाख की सेना थी। तो औरंगजेब ने कहा कि एक काम करो, आप रहने दो, आपके बस की बात नहीं है, आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे शिवाजी को, हम यहाँ से किसी को भेजते हैं। और आगरा से भेजा गया शाइस्ता खां को, जो औरंगजेब के रिश्ते में मामा लगते थे। शाइस्ता खां बहुत अच्छा कमांडर था, लेकिन जैसे ही वो बुरहानपुर के नीचे उतरा, उसे शिवाजी के बारे में खबरें सुनने को मिली। किससे चलते ही रहते हैं रास्ते में, भाई राजा है, सेना है, रुकेगी तो विश्राम करेगी, तो खबरें तो आती हैं। उन्होंने कहा शिवाजी है तो बहुत कलाकार, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिवाजी किसी महल में नहीं रहते थे, ना उनकी कोई स्थायी सेना थी जिससे जाके तुम लड़ोगे। वो तो छुपे रहते थे, छापा मार गोरिल्ला फाइट करते थे, और महलों में रहते नहीं थे, पहाड़ों में छुप जाते थे। तो वो गया तो वहाँ पर, और उसने जाकर के ही नाके पर पूना में पूरी नाकाबंदी करवा दी, पूना में जाकर के, और ये कहा शिवाजी जैसे भी मिले, जिंदा मुर्दा हमारे पास कोई भी ढूंढ के लाएगा उसको इनाम देंगे। अब शिवाजी मिले तब तो शिवाजी चूंकि पूना के लोगों के लिए अच्छा काम करते थे, तो पूना के लोग शिवाजी के विरुद्ध तो कभी नहीं जा सकते थे, वो कभी शिवाजी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। उसकी सेनाएं लगातार ढूंढती रहीं, महीनों तक शिवाजी नहीं मिले। एक दिन रात्रि में एक बारात निकली, शिवाजी ने खुद दूल्हा बना, शिवाजी ने खुद दूल्हे का रूप धारण किया और अपने पूरे सैनिकों को बाराती बना लिया, और ढोल नगाड़े बजाते हुए पूना में घूम रहे हैं। और औरंगजेब की सेना यानी शाइस्ता खां की सेना के लोग देख रहे हैं, और बारात को कौन रोकता है अपने इंडिया में, बारात को तो कोई रोकता नहीं। उनको ये नहीं पता कि बारात बहुत देर से घूम रही है, जा कहाँ रही है। बारात जाएगी तो लड़की वाले घर जाएगी ना, कोई लड़की वाला घर तो दिख नहीं रहा है यहाँ कहीं, बारात ही बारात घूम रही है बहुत देर से। और बारात घूम क्या रही थी, वो ये देख रही थी कि शाइस्ता खां कहाँ रुका हुआ है। और अंततः शिवाजी ने ढूंढ लिया शाइस्ता खां का टेंट कहाँ लगा हुआ है, और शिवाजी चुपचाप गए। रात्रि का समय था, बेचारा अपने दस्तरखान से सीधा सोने के लिए जा रहा है। शिवाजी ने जा करके जो चिलमन हटाई तो वो गुस्सा हुआ, राजा सोने के लिए जा रहा है, कोई कमांडर सेना का, उसे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसने जैसे ही चिलमन हटाई शिवाजी ने, तो गुस्से में बोला कौन? उसने कहा मैं शिवाजी। उसने शिवाजी का नाम सुना, उसको भाई डर लगा कि ये जैसा सुना था वैसा ही है, इतने महीनों से ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं, अचानक से प्रकट कहाँ से हुआ ये, तो बहुत डर लगा उनको शिवाजी से। तो उसने अपनी तलवार उठाई, इतने में शिवाजी ने अपनी कटार फेंक के उसको मारी, तो उसकी 4 उंगलियां कट गई। शिवाजी जितने में सैनिक आते उससे पहले शिवाजी भी भाग गए, और उसके बाद उसने अपना सामान समेटा और उसने कहा शिवाजी को नहीं ढूंढेंगे, अपन चलते हैं यहाँ से, और वापस आगरा औरंगजेब के पास पहुँचा। औरंगजेब ने कहा कि जहाँपना क्या हुआ कि आप जब हमको कहीं भेजा करो तो इंसानों को पकड़ने के लिए भेजा करो, भूतों को नहीं। आई कुडंट फाइंड शिवाजी एनी हाउ, मैं उसको ढूंढ ही नहीं पाया, वो मेरे को ढूंढ के आ गया कहीं से, और घायल में अलग हो गया। तो अब औरंगजेब के लिए बहुत बेइज्जती वाली बात इसलिए थी कि एक हिंदुस्तान का बादशाह जिसके पास 20 सूबे हैं, 10 लाख की सेना है, कुछ मुट्ठी भर सैनिकों से उसकी सेना अगर बेइज्जत हो जाएगी तो उसकी इज्जत कौन करेगा। तब औरंगजेब ने अपना एक खुरापाती दिमाग चलाया और अपने एक बूढ़े कमांडर को बुलाया जिसका नाम था जय सिंह। जय सिंह को बुलाया, उसे पता था कि अब जय सिंह ही संभाल सकता है सब कुछ।
जय सिंह ने कहा कि महाराज मैं चला जाऊंगा, शिवाजी को पकड़ भी लाऊंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उसको मारूंगा नहीं, मैं शिवाजी को मार नहीं सकता हूँ, अरेस्ट कर लूँगा। उसने कहा ठीक है। औरंगजेब के लिए बहुत छोटी बात थी, उसके लिए जब जय सिंह के लिए, जय सिंह ने जाकर के जो किला था पूरा का पूरा किला घेर लिया, जिसमें शिवाजी उसको मिले, उस किले को उसने घेर लिया पूरे एरिया को, 3-4 महीने तक घेरे रहा। अब शिवाजी बड़े राजा तो है नहीं, कितना राशन अंदर रखते होंगे, भूख से ही परेशान हो गए होंगे। अंततः शिवाजी और उसके बीच में, जय सिंह के बीच में संधि हुई। जिस किले को घेरा गया उस किले को कहते हैं पुरंदर का किला, और ये 16 जून को उनके बीच में संधि हुई, और उस संधि को कहते हैं पुरंदर की संधि। एक एग्रीमेंट हुआ, उसमें ये लिखा गया कि शिवाजी ने जितने भी किले जीते हैं वो सब औरंगजेब को सरेंडर करने पड़ेंगे, औरंगजेब को सरेंडर करने पड़ेंगे। फिर उसने, शिवाजी ने कहा हम सारे किले सरेंडर नहीं करेंगे, तो उसने कहा ठीक है, आप 16 अपने पास रखो, बाकी के हमको सरेंडर कर दो। 32 किले थे कम से कम उनके पास, तो उसने कहा ठीक है, लेकिन कौन से किले तुम्हारे पास होंगे, कौन से किले हमारे पास, ये हम बताएंगे। कौन बताएगा? औरंगजेब। और दूसरी शर्त यह थी कि शिवाजी को और उसके बेटे को संभाजी को अब औरंगजेब के दरबार में जाना पड़ेगा मिलने के लिए, तब तो वो औरंगजेब दिखाएगा कि मैं शिवाजी को यहाँ बुला लिया था। तो शिवाजी को मजबूरी में वो संधि पर साइन करने पड़े, और जय सिंह शिवाजी और उसके बेटे को लेकर आगरा के लिए रवाना हुए। आगरा के लिए रवाना हुए तो शिवाजी को खड़ा कर दिया गया दाईं तरफ, उनका बेटा भी वहीं खड़ा हुआ है। औरंगजेब के लिए शिवाजी क्या है? कुछ नहीं। औरंगजेब के लिए शिवाजी वैसा ही है जैसे नरेंद्र मोदी के लिए पार्षद, ऐसी स्थिति थी उनकी। और दरबार में बैठा हुआ है, बात चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, और शिवाजी इधर खड़े हुए। शिवाजी को लगा कि हमारी बड़ी इज्जत होगी, कोई मतलब सम्मान होगा, दरबार में जा रहे हैं, हम भी तो एक राजा हैं। उनको नहीं पता ऐसे राजा वहाँ बहुत सारे खड़े रहते थे, जगह भी नहीं थी बैठने के लिए। तो शिवाजी को लगा ये तो बहुत अपमान हो रहा है। उनको जहाँ खड़ा किया वहाँ 1-1 हज़ार के मनसबदार खड़े होते थे। शिवाजी ने कहा हम राजा हैं, कम से कम 4,000 के मनसबदारों में तो खड़ा करो, बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा है। अरे पार्षद ना तो विधायक तो समझो कम से कम। तो औरंगजेब को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा इससे। और शिवाजी इस बात के लिए बहुत तुनक मिजाज थे, वो अपने बेटे को लेकर कहते चलो। औरंगजेब के दरबार में उठ के चले गए। दरबार में राजा को पीठ दिखाना ही अपराध है। आप पीठ दिखा के कैसे गए? जाना है तो ऐसे जाओ कोर्नेस करते हुए, पीठ दिखा के कैसे गए? तो औरंगजेब ने कहा इनको अरेस्ट करो। दोनों को हाउस अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट करके रख दिया दोनों को, और ये कहा कि संधि के डॉक्यूमेंट साइन करो और उसमें डिसाइड करो कौन कौन से किले हमको चाहिए। तो उसने किलों की जो लिस्ट बनाई, उसने कहा कि ये मेरे लिए सही मौका है कि मैं वो किले अपने लिए ढूंढ लेता हूँ जिनसे मैं दक्कन में मुगलों को मजबूत कर सकता हूँ। और उसमें एक किला सबसे पहले लिखा, कोंढाणा। कोंढाणा के किले में शिवाजी की माँ पूजा करती थी, जीजाबाई। जीजाबाई वहाँ पूजा करती थी, और शिवाजी हाउस अरेस्ट थे। और जैसे ही वहाँ से मुगल सेना आई, अब जब जो संधि तो साइन हो गई है, अब जो साइन हुआ उनको वापस चाहिए ना। तो वहाँ से जैसे ही जाफरान खान वगैरह पहुँचे, जुल्फिकार खान पहुँचे कि जे किले खाली करो, ये किले औरंगजेब को दे दिए गए हैं, जो किले खाली कराने थे। तो जब वो कोंढाणा पहुँचे तो शिवाजी की माँ थी, उनकी माँ, उनको माँ साहेब कहते थे कि ये किला खाली करो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये किला खाली नहीं करेंगे। तो उन्होंने फरमान दिया, देखो बादशाह का फरमान है और शिवाजी के साइन है संधि पर। तो उनके सैनिकों ने बताया कि माँ साहेब साइन तो है, अपन को किला खाली करना पड़ेगा, यानी कि हमको समय चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हमको अभी चाहिए खाली। तो अपना झंडा वंडा पूजा का सामान लेकर के वहाँ से किले से चली गई। बड़ा दुखी होकर गई, ऐसा कहते हैं। लिखा है कि उस किले से उनके बड़ा जज्बात जुड़े हुए थे, उस किले को वो कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वो किला उनको छोड़ना पड़ा, और बहुत दुखी होकर गई किले से। और कहा कि जब शिवाजी आएगा तो उसको बताएंगे। शिवाजी तो अभी कैद में ही है, चूँकि शिवाजी उसका बेटा दोनों कैद में थे, और दोनों के साथ एक वो थी, शिवाजी कुछ ना कुछ चाल तो चलते रहते थे। ये बात औरंगजेब को भी पता थी। उसने कहा हर एक घंटे चेक करना है ये लोग हैं कि नहीं, ये कहीं से भी भाग सकते हैं, ये लोग आसान लोग नहीं है ये। तो उनकी हर घंटे चेकिंग होती थी, वो तो अपने लेटे रहते थे महल में। शिवाजी ने एक दिन कहा कि महाराज हम राजा हैं, यहाँ के नहीं, पूना के तो राजा हैं, हम रोज़ जनता को फलदान करते हैं, हम आज भी करेंगे। कैसे करेंगे? तो पूना से फल आते थे उनके लिए, फलों की टोकरियों से हाथ लगा देते, फिर टोकरियाँ जाके जनता में बंटती थी। ये लगभग 1.5 महीने तक चलता रहा। सैनिक चेक करते करते बोर हो गए कि फल आए होंगे, फल आए होंगे। ऐसे ही फल की टोकरी में बैठ के एक दिन निकल गए, वो दोनों निकल गए। औरंगजेब के लिए बुरी बात है कि निकल कैसे गए। औरंगजेब तो बहुत गुस्सा हुआ। औरंगजेब ने उस समय बिजी था, तो वो नहीं जा पाया दक्कन में। ये निकले यहाँ से 1674 में, भाग गए यहाँ से अप्रैल में 1674 में, और गए। और फिर शिवाजी ने कहा अपना राज तिलक करवाया राजा के रूप में। 12 जून 1674 को राज तिलक करवाया, और अपनी एक परिषद बनाई। पहली बार पेशवा उन्होंने अपना बनाया मोरो त्रियंबक पिंगले को, है ना, पहला पेशवा बना। और वो शिवाजी ने अपना साम्राज्य शुरू किया। उनकी माँ साहिब ने कहा कि शिवाजी हमको वो किला चाहिए कोंढाणा का, और उसने कहा कि मेरे जीते ये कोंढाणा किला ले लेंगे। कोंढाणा किला आपने देखा नहीं, शायद किसी ने देखा हो तो पता होगा, बड़ा स्टीप है वो,
पीछे से इतना सीधा है कि उस पर चढ़ना असंभव सा दिखता है, इतना स्टीप है। उसके बाद समुद्र लगना, वैसी खाड़ी ला जाती है। तो बहुत ज्योग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट किला है वो, उसको जीतना भी बहुत डिफिकल्ट है। और उस किले को जीतने के लिए शिवाजी ने योजना बनाई, और शिवाजी के उस समय जो सेनापति थे उनका नाम था तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे सेनापति थे। उन्होंने जिम्मेदारी ली कि इस शिवाजी के लिए ये किला हम जीतेंगे। शिवाजी ने कहा कि आप रहने दीजिए, हम ये मुहिम खुद चलाएंगे। लेकिन ना मानने पर भी वो अपनी जिद पे अड़ गए कि इस किले को हम ही जीतेंगे। और तानाजी मालुसरे अपनी सेना के साथ उस किले पर आक्रमण किए और उस किले को 1679 में उन्होंने जीत लिया। जब वो किला जीता तो उसमें उनकी डेथ हो गई, तानाजी मालुसरे की जान चली गई। शिवाजी ने उस दिन कहा था कि गढ़ आला सिंगा गेला, मतलब किला तो जीत गए लेकिन शेर चला गया, गढ़ आला सिंगा गेला। और इसीलिए उन्होंने उस किले का नाम उस दिन से सिंहगढ़ कर दिया है। कोंडाणा नहीं जानते उसको, अब सिंहगढ़ के किले के नाम से जानते हैं। और वहाँ तानाजी मालुसरे की मूर्ति बनी हुई है। वो किला उन्होंने जीत लिया। ये 1679 था, 1679, 1680 में और शिवाजी की डेथ हो गई। लेकिन जिस दिन किला जीता शिवाजी की माँ साहिब जिंदा नहीं थी। शिवाजी की माँ साहिब तो 1674 में डेथ हो गई। शिवाजी ने जब शपथ ली थी, राज तिलक हुआ था, उसके 12 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो किला जीता तो उनकी माँ साहिब नहीं थी, लेकिन माँ साहब को उन्होंने डेडिकेटेड किया ये किला। और 1680 में शिवाजी की भी डेथ हो गई। 3 मार्च को शिवाजी की भी डेथ हो गई। औरंगजेब इधर जो बहुत गुस्से में है कि वहाँ से जो भाग आए थे, वहाँ से उसने जुल्फिकार को भेजा कि जाओ शिवाजी को ढूंढ के लाओ। और शिवाजी तो मर चुके, कहाँ से मिलेंगे। जुल्फिकार को शिवाजी का बेटा मिल गया संभाजी, यानी यही सही कोई तो मिला। तो संभाजी को पकड़ के उसकी खाल में भूसा भरा मार के और पूरे पूना में घुमाया और बताया कि औरंगजेब कितना कष्टकारक है, कितना कष्टदायी है, लोगों को कितना कष्ट देता है। इधर औरंगजेब दक्कन के लिए निकला। एक छोटी सी स्टोरी ऊपर की और है। क्या होता है कि जैसे जैसे इतिहास में हम आगे जाते हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। उत्तर में एक दिल्ली जगह है, आप जानते होंगे, दिल्ली के पास मथुरा भी है और आगरा भी है। इसके बीच में जाटों का बहुत बड़ा एरिया है। वहाँ एक जाट नेता थे चूड़ामन, उन्होंने एक नई स्टेट बनाई थी, जाटलैंड, और उस स्टेट को कहते थे भरतपुर स्टेट। वो भरतपुर स्टेट दिल्ली के बगल में, औरंगजेब के स्टेट के अंदर स्टेट कैसे बन सकती है। औरंगजेब ने उस स्टेट को पूरा तहस नहस कर दिया, पूरा भरतपुर लूट लिया। और कुछ नेताओं के तो उसने इतने टुकड़े कर दिए कि लगभग 50 से ज़्यादा टुकड़े किए उसने जाट नेताओं के। जाट लोग बहुत चिड़े हुए। औरंगजेब जब ये घटना करके लौटा तो उसे खबर मिली कि शिवाजी को पकड़ने जाना है, तो वो दक्कन की ओर निकल गया। 1680 में औरंगजेब दक्कन की ओर निकला है। और इधर जाटों के एक लीडर आ गए, राजा राम। वो औरंगजेब पर गुस्सा है कि इसने हमारे स्टेट को बर्बाद कर दिया है। वो औरंगजेब को पकड़ने के लिए आगरा आ रहे हैं। औरंगजेब आगरा से दक्कन की ओर जा रहा है। अब जैसे ही वो आगरा में एंट्री करते हैं राजा राम, तो एंट्री करते हैं पूरब की ओर से। पूरब की ओर से एंट्री करेंगे तो सबसे पहले मिलता है सिकंदरा। सिकंदरा वो जगह है, जैसे उसमें आप एंट्री करेंगे तो राइट साइड पे आपको जोधाबाई की कब्र मिलेगी और लेफ्ट साइड पे अकबर का मकबरा मिलेगा। और अकबर का मकबरा मतलब समझते हैं, आगरा का किला किसी ने तो देखा होगा, नहीं देखा आगरा का किला। आगरा किला घूमने में आपको 6 घंटे लगेंगे और आगरा का किला 6 घंटे में आप 1/3 घूम पाएंगे, क्योंकि बाकी का आपको देखने नहीं देंगे, इंडियन आर्मी के पास है। तो आप 1/3 किला ही देख पाएंगे केवल 6 घंटे में, इतना बड़ा है। और कितना बड़ा है, 92 एकड़ का है। अकबर का मकबरा 120 एकड़ का है। अकबर का मकबरा 120 एकड़ में बना हुआ है। और उस मकबरा दिख गया उसको, माने किसका मकबरा है, जो अकबर का है। माने कि ये कौन है, माने कि ये औरंगजेब के दादा हैं। माने अच्छा यही सही। मकबरे में घुस गया उसने। मकबरे में सोने की पॉलिश थी, उसको आग लगा दी उसने, मकबरे को सोना पिघला दिया। और उसे अकबर की कब्र दिख गई, उसने वही खोद डाली। अकबर की कब्र खोद दी, उसमें से हड्डियां निकाल ली उसने, उसमें आग लगा दी। इतना गुस्से में था राजा राम। औरंगजेब अभी है ही नहीं आगरा दिल्ली में, तो कुछ भी करो। औरंगजेब को ये खबर मिली लगभग 1.5 महीने के बाद कि राजा राम उधर उत्पात मचा रहा है। औरंगजेब की आगे देखते हैं, अभी तो हम दक्कन में हैं। और दक्कन में औरंगजेब बेचारा कभी लौट नहीं पाया दक्कन से। औरंगजेब जब दक्कन में गया तो शिवाजी का बेटा तो मर ही चुका था। फिर वही ताराबाई आ गई। ताराबाई के बाद फिर संभाजी साहू जी आ गए। और औरंगजेब वहीं 3 नवंबर 1707 को उसकी डेथ हो गई दौलताबाद में। वहीं दफना दिया गया उसे, कभी वापस नहीं आ पाया और वहीं उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के साथ ही औरंगजेब के समय से ही लोग बहुत परेशान हो गए थे। सबको लगता था कि इतना क्रूअल शासक खत्म होगा तो हम फ्री हो जाएंगे। पहले से प्लानिंग कर रखी थी। और औरंगजेब के मरने के बाद तो सबने ऐसा कहा यस ये अच्छा हो। क्यों? क्योंकि लोग यही चाह रहे थे। बंगाल में मुर्शीद कुली खान है, अलग साम्राज्य बना लिया जिसको बंगाल स्टेट कहते थे। इधर
आप देखेंगे अवध में चिनकिलिच खान ने अलग बना लिया, इधर हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने अलग साम्राज्य बना दिया, अरकाड में अलग साम्राज्य बन गया, और भोपाल उसी समय का स्टेट है, और उस समय भोपाल स्टेट का भी जन्म हुआ, जूनागढ़ स्टेट का जन्म हुआ, बिरपुर स्टेट का जन्म हुआ, द्वासीपुर स्टेट का जन्म हुआ। भारत राजनीतिक रूप से बट गया। औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब एकमात्र ऐसा राजा था जो सारे लोगों को जोड़ के रखता था, लेकिन तलवार के दम पर, तलवार के दम पर। अकबर सबको जोड़ के रखता था धर्मनिरपेक्षता के दम पर। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों की धार्मिक नीति में बहुत अंतर है। औरंगजेब की ही घोषणा थी कि जहाँ जहाँ हिंदू मंदिर हैं उनको नष्ट किया जाए और उन पर इस्लामी इमारतें बनवाई जाए। जैसे आप मथुरा को देख लें, ज्ञानवापी को देख लें, या काशी विश्वनाथ को देख लें, ये तो 4 बड़े मंदिर हैं। उस समय भारत में तो लाखों मंदिर हुआ करते थे, तो अधिकांश मंदिरों को उस समय तोड़ा गया, और इसीलिए लोग कहते हैं कि औरंगजेब विनाशकारी है। वो अपने आप को कहता था कि मैं अपने साम्राज्य का रक्षक हूँ, लोग कहते हैं कि वो विनाशकारी है। खैर, वो अलग अलग थ्योरीज हैं। तो औरंगजेब का सिद्धांत ये था, और जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है तो मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। ये आप पढ़ेंगे उत्तर मुग़ल में और मॉडर्न में। और उधर शिवाजी के मरने के बाद मराठों में भी पतन शुरू होता है, क्योंकि अब पदवी छत्रपति की नहीं बचेगी, पेशवा की बचेगी। पेशवा आएगा, फिर पेशवा अपने हिसाब से सबको चलाएगा, छत्रपति तो धीरे धीरे करके जीरो हो जाएगा, और एक समय पर मराठा स्टेट बढ़ जाएगी। कोल्हापुर के मराठा अलग हो जाएंगे, पूना के मराठा अलग हो जाएंगे, और अंग्रेज जब आएंगे तो इन मराठों को 5 हिस्सों में तोड़ देंगे। अंग्रेजों ने क्या तोड़ा, वो तो तीसरे पानीपत के युद्ध में ही टूट गए। जो ग्वालियर के मराठा हैं वो सिंधिया हो जाएंगे, इंदौर के मराठा हैं वो होलकर हो जाएंगे, नागपुर के मराठा हैं वो भोंसले हो जाएंगे, और जो बड़ौदा के मराठा हैं वो गायकवाड़ हो जाएंगे, पूना के मराठा हैं वो पेशवा हो जाएंगे। तो मराठा शक्ति बढ़ जाएगी, है ना। ये तो वहाँ तक गए। अब ये बताइए कि मुग़लों ने आर्किटेक्चर के रूप में क्या दिया, या कला के रूप में क्या दिया। जैसे एक तो अपने पढ़ाई होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन कौन थे? पहले लिख लो अबुल फजल, अबुल फजल, फिर फैजी, ये दोनों भाई थे। इसके अलावा टोडरमल और बीरबल। बीरबल कहाँ का था? कहाँ का था बीरबल? कहाँ का था? अपने एमपी का ही था, इसलिए पूछा है। एमपी में सीधी है ना, वहीं का था। क्या नाम था उसका एक्चुअल? महेश दास उसका नाम था। 4 ही हुए हैं, 5वां कौन है? तानसेन। ये कहाँ के थे? ग्वालियर, मथुरा। ग्वालियर के पास एक गांव है बेहट, ग्वालियर स्टेट में आता था, वहाँ के थे तानसेन। इसके अलावा मुल्ला 2 प्याजा और हकीम हुकाम, मान सिंह, भगवान दास, और 10वां 10 थे टोटल। हाँ बेटा, नवरत्न कंपनियाँ 46 हैं, पता है तेरे को? कैसे हो गई फिर? नवरत्न का मतलब ये होता है कि प्रकृति में 9 तरह के रत्न पाए जाते हैं, और नवरत्न मतलब प्रकृति के सबसे कीमती तत्व। तो किसी भी दरबार के सबसे कीमती तत्वों को नवरत्न कहा जाता है। जैसे हमारे पास अभी नवरत्न कंपनियां हैं, उसमें मिनी रत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं और नवरत्न कंपनियां हैं। तो जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या ही 16, वो नवरत्न कंपनियों की संख्या ही 16 है। तो नवरत्न का मतलब संख्या में नहीं बांध सकते उनको, बस ये कहते हैं कि नवरत्न का मतलब होता है महत्वपूर्ण, है ना। अभी कितने हुए हैं? अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, कौन सा रह गया इसमें? तानसेन भी हो गया, मुल्ला 2 प्याजा हो गया, हकीम हुकाम हो गया, और मानसिंह हो गया, भगवान दास हो गया। एक और बताओ। मेरे को याद नहीं आ रहा इसलिए कह रहा हूँ, तुम लोग बताओ सोच के, क्योंकि आपने जो पढ़े होंगे उसमें भगवान दास तो पढ़ा ही नहीं होगा, तो फिर कौन से 9 पढ़े तुमने? नहीं पढ़े कभी? नवरत्न तो पढ़े होंगे। चलो, नहीं मिल रहे कहीं। टोडरमल कितनी बार आएगा? एक ही बात तो बनाएंगे उसको। हकीम हुकाम क्या करता था?
खाने की जांच है? अरे वो कमांडर था, हकीम मुकाम, लेकिन वैद का काम भी करता था कमांडर। काबुल अभियान पर उसकी डेथ हो गई थी। रहूर अब्दुल रहीम, जो अकबर का बेटा था। बिल्कुल सही कहा। इतने महत्वपूर्ण आदमी को छोड़ दिया तुमने। ये वही रहीम है जिनके दोहे तुमने पढ़े हैं, रहीम के दोहे पढ़े हैं? यही रहीम है, अब्दुल रहीम खान खाना। किसका बेटा था ये? बैरम खान का बेटा था, बैरम खान का। तानसेन के बारे में जैसे अपन बात कर रहे थे, तानसेन का एक्चुअल नाम क्या था? रामतनु पांडे। और ये बेहट में पैदा हुए। हाँ बोलो बोलो। 1509 में जन्म हुआ था। हाँ, और बेहट में जन्म हुआ था। डेथ कब हुई थी? 1585 में, है ना, लाहौर में उनकी डेथ हुई थी। और इनको तानसेन की उपाधि किसने दी थी? रीवा के राजा ने दी थी, तानसेन ने दी थी। और जब ये इन्होंने संगीत की शिक्षा किससे ली? किससे? नहीं, हरिदास से। इन्होंने संगीत की शिक्षा दो लोगों से ली। एक आगरा के जंगलों में रहते थे हरिदास, और एक मानसिंह तोमर की पत्नी थी ग्वालियर के राजा की, मृगनयनी। वो संगीत विशारद में बहुत माहिर थी। उनसे उन्होंने ध्रुपद सीखा और हरिदास से सीखा है। इसके बाद रीवा के राजा के यहाँ नौकरी की। तानसेन जब अकबर बंगाल से लौट रहे थे तो रीवा के राजा ने उनका स्वागत के लिए दरबार सजाया कि बादशाह अकबर लौट रहे हैं, तो उनके लिए स्वागत किया गया। बादशाह अकबर मतलब राष्ट्रपति थे उस समय के। किसी स्टेट से राष्ट्रपति निकले तो क्या स्वागत होता है उनका, तो ऐसे ही निकले तो उनका स्वागत हुआ। तो उनके मनोरंजन के लिए तानसेन से कहा बेटा गाओ, तो तानसेन ने गाया तो अकबर को पसंद आया। उनके इसको पैक कर दो, इसको अपन ले चलेंगे, मतलब उसको अपने साथ ले चलेंगे उसको ले आए वो। कुछ लोग कह रहे उसको रोका क्यों नहीं? रीवा के राजा क्या रोकते उसको, वो राजा को भी ले आते साथ में, तू भी चल, तू भी गाते रहना वहाँ पर थोड़ा सा, ऐसा कहते रहते। तो तानसेन को अपने दरबार में ले आए अकबर, और इस तरह से वो अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए। लेकिन तानसेन केवल संगीत ही नहीं सुनाते थे, तानसेन युद्ध पर भी लड़ने के लिए जाते थे। ऐसा नहीं है, तानसेन की डेथ युद्ध के अभियान पर हुई थी, लाहौर अभियान पर उसकी डेथ हुई थी तानसेन की। और तानसेन से अकबर ने एक दिन कहा कि तानसेन तुम कितना अच्छा गाते हो, तो तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते हो। उसने कहा महाराज जी तो है, हरिदास बहुत सुंदर गाते हैं, तो उनकी सुनाओ एक आध दिन हमको। और सुनाए कहाँ से, वो अपनी मर्जी थोड़ी अपनी मर्जी से गाते हैं, तो कैसे सुनेंगे? चलो जंगल में। अकबर भी कम नहीं था, कला का शौकीन था, वो उनके साथ गया। तो ये लोग छुप के देख रहे हैं कि कब गाते हैं, और वो बेचारे खाए पिए सो गए, ये लोग वेट करते रहे। दोपहर में उनकी नींद खुली तो उनका मन हुआ गाने का, जो उन्होंने सुर लगाया, इतना सुंदर गाया। अकबर, तानसेन बगल में, अकबर यहाँ खड़ा हुआ है। अकबर तानसेन को देख के कहता है तू कितना बेकार गाता है देख कितना बढ़िया गाते हैं। अब तानसेन अकबर को कहता है मैं आपकी मर्जी से गाता हूँ, ये ईश्वर की मर्जी से गाते हैं। कितनी बड़ी बात कही उसने कि उनकी इच्छा होती तब गाते हैं, और आपका क्या है, मेरा मन है या नहीं है, गा बेटा। तो हमको गाना पड़ता है, तो हम ऐसा ही गाएंगे हम अपने मन से गाएंगे तो अच्छा गाएंगे। अब तुमने तो घर से खाना खा के निकले, गाओ, तो हम शुरू हो जाते हैं, तो वैसे ही गाएंगे टेम्परेरी तो अकबर और तानसेन के बड़े किस्से हैं। लेकिन तानसेन, अकबर के जितने भी नवरत्न थे उनमें से अब्दुल रहीम के अलावा अकबर की मरने से पहले सबकी डेथ हो चुकी थी। केवल अब्दुल रहीम ही है जिसकी डेथ बाद में हुई थी। जोधाबाई की डेथ अकबर से पहले हुई कि बाद में हुई? अकबर की 1605 में हुई थी, जोधाबाई की 1623 में हुई थी, है ना। तो इसका मतलब बाद में हुई है। जोधाबाई की बाद में डेथ हुई है और अकबर की पहले हो गई थी। और अकबर की एक बार पत्नी थी बहुत फेमस, रुकैया बेगम, उसकी जोधाबाई की भी बाद में हुई थी लाहौर में। वो लाहौर में उसकी डेथ हुई थी 1630 में। और एक और पत्नी थी उसकी, सलीमा बेगम, उसकी डेथ अकबर के 2 साल बाद हो गई थी, है ना। तो खैर बहुत कहानियाँ हैं मुग़लों की, चलो बाद में करते हैं मुग़लों की कहानियाँ पूरी। क्या नवरत्न लिखो? अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, भगवान दास, मानसिंह। हाँ हाँ, नहीं, इसका नाम बख्तर उद निशात था ये नाम नहीं उसका, एक्चुअली उसका नाम रख दिया गया, वहाँ के खान सामाओं ने उसका नाम रख दिया था कि जब भी अभियान पे जाते थे तो चूँकि नॉनवेज खाने का कल्चर तो था ही, तो ऐसा कहते हैं कि भोजन में उसको प्याज बहुत पसंद थी। और उसको एक चीज़ और पसंद थी
जो डिश आजकल बहुत फेमस है जिसको कहते हैं चिकन दो प्याजा, एक डिश है जो 5 स्टार होटल में मिलती है, उसको कहते हैं चिकन दो प्याजा। हाँ बोलो, क्या हुआ बेटा? बेटा एक काम, या तो हंसो या बोलो। पनीर दो प्याजा भी होता है ना, पनीर दो प्याजा हो जाएगा, गोभी दो प्याजा बना लो, उसमें क्या है? उसमें क्या, कुछ भी बना लो, है ना। होती है तो मैं उसी दूसरी दुनिया की थोड़ी बता रहा हूँ, इसी दुनिया की बता रहा हूँ।